यकीन ना करने वाली बात है लेकिन बिल्कुल सच है कि 3 पुलिस वालों ने मिलकर एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया। बल्कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 10 बार नहीं, बल्कि 2 सालों से वो लगातार उस लड़की के साथ गैंगरेप कर रहे थे। उसको बुरी तरीके से पीटते थे, मारते थे। जब उनका मन चाहता अलग अलग जगहों पर ले जाकर उस लड़की के साथ गैंगरेप किया जाता। 2 सालों के बाद इस घटना का खुलासा हो पाता है, लेकिन 2 सालों तक मामला दबा रहता है। वो पढ़ने लिखने वाली लड़की इस जुल्म को 2 सालों तक सहती रहती है। लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं और शैतान बन जाएं तो हम भरोसा किस पर करें, क्योंकि ये घटना बेहद डराने वाली है। जब भी किसी इंसान को परेशानी होती है वो पुलिस के पास जाता है, लेकिन पुलिस वालों ने मिलकर, अगर एक पुलिस वाला होता तो हम कह सकते थे कि एक पुलिस वाले ने किया, 2 होते तो भी कह सकते थे, लेकिन 3 पुलिस वाले जो उस मासूम लड़की के साथ हर रोज रेप करते थे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर उन लोगों ने उस लड़की को कैसे फंसाया, कैसे उसके साथ रेप करते थे 2 सालों तक, कभी किसी को पता क्यों नहीं चल पाया। और 2 सालों के बाद जब इस घटना का खुलासा हुआ तो फिर पुलिस ने ही पुलिस के ऊपर क्या एक्शन लिया और ये घटना कहाँ की है, यकीनन आपके रोंगटे खड़े करने वाली है, डराने वाली है बेहद ज़्यादा। तो चलते हैं और इस घटना को शुरू से जानेंगे आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और ये वीडियोस हम इसीलिए लेकर आते हैं कि आप इन वीडियोस को देखकर सुरक्षित रह सकें। वो घटनाएं आपके साथ ना हो जो दूसरों के साथ होती हैं। और जो आज की घटना है वो कल की है, मतलब संडे की है, 24 दिसंबर 2023 की है। और राजस्थान का अलवर ज़िला है। और संडे सारे लोग मनाने में लगे हुए थे, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था कि अचानक से जो अलवर के एसएसपी हैं, जिनका नाम तेजपाल सिंह है, उनके ऑफिस के बाहर एक महिला पहुंचती है। साथ में उसका पति था और एक लड़की भी थी और एक युवक भी था। अभी चारों लोग जाकर वहां पर खड़े हो जाते हैं। जो सिपाही था वो पूछता है क्या दिक्कत है आपकी, जो भी दिक्कत है वो कल आना, आप सुबह के टाइम पर एसएसपी साहब बैठेंगे, अभी वो है नहीं है। लेकिन वो बोलती है कि मुझे अभी मिलना है एसएसपी साहब से, बिल्कुल अभी की अभी हमें बातचीत करनी है। जब भी एसएसपी साहब आएंगे हम यहाँ पर उनका इंतज़ार कर रहे हैं, हम यहाँ से 1 मिनट के लिए नहीं लेंगे। जब वो सिपाही पूछता है कि आखिर क्या हुआ है, दिक्कत क्या है, दिक्कत मुझे तो बताओ, दिक्कत क्या है। तो महिला बोलती है कि जो मेरी बेटी है, इस बेटी के साथ 3 पुलिस वालों ने मिलकर गैंगरेप किया है। वो फौरन घबरा जाता है। सिपाही था, उसको यकीन भी नहीं होता। फौरन वो एसएसपी साहब को कॉल करता है, बताता है कि ऐसे ऐसे मामला, एक महिला आई हुई है, ये बात बोल रही हैं। फौरन जो वहाँ के एसएसपी हैं तेजपाल सिंह, वो अपने ऑफिस पर पहुँचते हैं। महिला को अंदर बुलाया जाता है, साथ में लड़की भी थी जिसके साथ गैंगरेप हुआ था। अब वो महिला अंदर एसएसपी साहब के सामने रोते हुए बोलती है कि सर, मेरी बेटी के साथ आज मुझे पता चला है, मेरी बेटी ने आज मुझे बताया है कि इसके साथ 2 सालों से आपके ही जो अलवर थाने का रेडी पुलिस थाना है, रेडी पुलिस थाने के 3 पुलिस वाले मिलकर इसके साथ गैंगरेप करते थे। और आज इसने हमें बताया, हम सीधे थाने में पहुंचे, लेकिन थाने में हमारी कंप्लेन को नहीं लिया गया, हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और उसके बाद हम परेशान होकर आपके पास आए हैं। फ़ौरन ये सुनते ही जो एसएसपी साहब थे वो उस लड़की को बुलाते हैं और बड़े ही प्यार से, बड़े ही अच्छे तरीके से पूछते हैं, बेटा क्या हुआ आपके साथ, किसने क्या किया, ज़रा बताओ। तो वो लड़की बताती है कि आज से 2 साल पहले, जब उसकी उम्र 16 साल की थी, जब वो नाबालिग थी, तो उसके माता पिता तो गांव के रहने वाले हैं और उसका एक भाई है जो उससे थोड़ा सा बड़ा है। और वो है, भाई भी पढ़ाई लिखाई करता है, लेकिन भाई की लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। और 2 साल पहले उसके भाई की एक युवक के साथ लड़ाई हुई थी और उसके जो भाई है, उसके दोस्त ने उसको एक कट्टा दे दिया था, तमंचा दे दिया था। वही तमंचे के साथ उसका भाई पकड़ा जाता है, लेकिन वो उसके दोस्त का तमंचा था, तो पुलिस उसके दोस्त को भी उठा कर ले जाती है। 2 साल पहले की ये बात थी जब पुलिस हमारे घर पर आती है। तो उसी बीच पुलिस के एक सिपाही था जिसमें उसका नाम था अविनाश मीणा, जो रेड़ी थाने में तैनात था। वो हमारे घर पर आता है, हमारे भाई से पूछताछ करता है, क्योंकि हमारा भाई तो बेगुनाह था। उस टाइम पर मैं भी वहाँ पर मौजूद थी और उसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ती है। मेरे ऊपर नज़र पड़ने के बाद वो जो भी बातचीत करता है, पूछताछ करने के बाद वो वहाँ से चले जाता है और वो मेरा नंबर ले जाता है कि कोई भी बात होगी हम तुम्हें बता देंगे। उसके बाद उसका फ़ोन मेरे पास आता है, वो मुझसे बातचीत करता है, मुझसे बोलता है
कि आप कहाँ पर रहती हैं, मैं थोड़ी बहुत जांच पड़ताल और करनी है, और जांच पड़ताल करने के लिए, बातचीत करने के लिए हमें आना पड़ेगा, वरना आपके भाई के ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। वो हमें ऐसे डराता है। और उस टाइम पर मैं अलवर के ही जो अलवर से शहर की तरफ इलाका पड़ता है, वहीं पर मैंने एक कमरा किराए पर ले रखा था, क्योंकि मैं गाँव में रहती हूँ। तो गाँव में हमारी पढ़ाई इतने अच्छे से नहीं हो पाती। रेड़ी थाने का जो गाँव है वहाँ पर रहती हूँ, तो वहाँ इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती, इसलिए मैंने थोड़ा जो शहर वाला इलाका है वहाँ पर एक कमरा किराए पर लेकर रखा था। और जब वो अविनाश मीणा मुझसे बोलता है कि कुछ मिलना है, बातचीत करनी है, तो मैं उसको अपने कमरे पर ही बुलाती हूँ। जब वो मेरे कमरे पर आता है, मेरा कमरा देखता है कि मैं अकेली रहती हूँ, तो वो मुझसे बोलता है कि तुम्हारे भाई के ऊपर आर्म्स एक्ट लगने वाली है, वो जेल चला जाएगा और उसकी ज़मानत भी नहीं होगी, और अगर तुम्हें ज़मानत रोकनी है तो जैसा मैं बोलता हूँ मेरी बात को मान लो, और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे भाई को जेल पहुँचवा दूंगा। वो ये बात मुझसे बोलता है और मेरे ही कमरे के अंदर वो वहीं पर मेरे साथ डरा धमका कर रेप करता है। रेप की पहली घटना हो जाती है। घटना होने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर उसका अक्सर मेरे भाई को लेकर मुझे ब्लैकमेल करना और फिर आना जाना शुरू हो जाता है। उसी बीच राजू रेड्डी जो मालखेड़ा में वहाँ से डीएसपी ऑफिस में आता जाता था, और जो रेड़ी थाना था वहाँ पर भी उसका आना जाना था, तो उसको छोटी मोटी जांच मिलती है, तो वो हमारे घर पर आता है। और हमारे घर पर आने के बाद वो भी अविनाश का दोस्त था, अविनाश के साथ प्लानिंग के तहत आया था। और फिर वो मुझसे बोलता है कि तुम्हारा भाई फंस जाएगा, और अगर तुम चाहती हो तुम्हारा भाई ना फंसे तो तुम मेरे साथ संबंध बनाओ। वो मेरे कमरे पर आता है और फिर वो भी वही हरकत करता है जो अविनाश ने की थी, मुझसे रेप करता है। और उसके बाद ये सिलसिला बराबर चलता रहता है। फिर अविनाश मीणा जो अपने रूम पर रहता था, वो मुझे वहीं पर बुलाता है। एक दिन मुझसे बोलता है कि आ जाओ, जल्दी आना है। और जब मैं उसके कमरे पर पहुंचती हूँ, जब मैं 16 साल की थी, तभी जब मैं उसके कमरे पर पहुंचती हूँ तो वहाँ पर अविनाश मीणा था और राजू रेड्डी था, और साथ में जो सिपाही था मान सिंह जो उसी थाने में तैनात था वो भी था। ये तीनों वहाँ पर मौजूद थे और ये तीनों बोलते हैं कि आज हम तुम्हारे साथ तीनों मिलकर संबंध बनाना चाहते हैं। मैं क्या मना करती, क्योंकि इन लोगों ने बोला था कि हम तीन अगर चाहेंगे तुम्हारे भाई को जेल भेज देंगे, और मैं भाई की खातिर मैं कुछ नहीं बोल पाती। और ये तीनों मिलकर मेरे साथ गैंग रेप करते हैं। और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो जाता है। ये लोग मुझे बुलाते, गैंग रेप करते, बराबर चलता रहता है। और जब मैं मना करती, विरोध करती, इनसे बोलती, क्योंकि 1 साल गुजर चुका था, फिर मुझे लगा कि केस ख़त्म हो जाएगा, तो फिर ये लोग मुझसे ज़बरदस्ती ये सब कुछ करते रहते। और आज से 1 महीने पहले ही ये जो अविनाश मीणा है ये मेरे घर पर आया था। जब घर पर कोई भी नहीं था, सारे लोग खेत पर थे, तो ये मुझे घर पर आकर ज़बरदस्ती बातचीत करता है और घर देखता है। जब ये कोई नहीं है तो मुझे घसीट कर कमरे में ले जाता है। जब मेरा पूरा हाथ पूरे तरीके से छिल जाता है, ये मुझे बहुत बुरे तरीके से मारता भी है। और अविनाश मीणा संबंध बनाने के बाद जाता है कि उसके बाद राजू रेड्डी का मेरे पास फोन आ जाता है। वो बोलता है कि मेरे कमरे पर आ जाओ, अगर तुम मेरे कमरे पर नहीं आओगी तो हम तुम्हारे भाई को फंसा देंगे। पुराना मुकदमा ख़त्म हो गया है, लेकिन नए स्तर से हम तमंचा या फिर कुछ भी तुम्हारे भाई के पास रख कर उसको झूठे केस में फंसा देंगे। तुम सोच रही हो हम फंसा नहीं पाएंगे। तो ये धमकी के बाद फिर मैं राजू रेड्डी के रूम पर जाती, वहाँ पर संबंध बनाने पड़ते ज़बरदस्ती। वो लोग मेरे साथ रेप करते। और ये जो मानसिंह है तीसरा वाला जो है, ये फ़िलहाल में जो मालखेड़ा थाना है वहाँ पर तैनात है। और ये मुझसे रेप करने के लिए यहाँ पर रेडी थाने में आता और यहाँ पर ही मुझे कमरे पर बुलाता और कमरे पर बुलाकर ये रेप करता। ये तीनों मिलकर मेरे साथ बराबर गैंग रेप कर रहे थे। और फिलहाल में 1 दिन पहले ही ये तीनों फिर मुझे बुला रहे थे कि हम तीनों से तुम्हें मिलना है। और मैं अब थक चुकी थी, परेशान हो चुकी थी, क्योंकि इन लोगों ने 1 महीने पहले मुझे बुरे तरीके से मारा और फिर दोबारा से ये लोग बुला रहे थे। मैं कांपती थी, पढ़ाई लिखाई मेरे पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। मैं अपने घर पर रहने लगी हूँ, जो किराए का कमरा था जहाँ पर मैं पढ़ रही थी। मैंने सोचा था कि बड़े होकर पुलिस वाली बनूंगी या फिर कुछ बड़ी अधिकारी बनूंगी, IAS ऑफिसर बनूंगी, या फिर देश को संभालूंगी, देश का नाम रोशन करूंगी। इसीलिए मैं अपने घर से निकल कर एक किराए के कमरे पर रहती थी। लेकिन उस किराए के कमरे पर मेरे साथ रेप होने लगा और रोज़ रोज़ रेप होना, ब्लैकमेल होना। इससे मैं तंग आकर पूरी पढ़ाई लिखाई मैंने छोड़ दी। अब मैं घर पर रहती हूँ, लेकिन घर पर रहने के बाद भी ये लोग मुझे सुकून से नहीं जीने दे रहे थे। मैंने तमाम सोच विचार कर जब ये बात मैंने अपनी माँ को बताई तो माँ के पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरी माँ बहुत रोई और उसके बाद हम लोगों ने मिलकर फैसला किया हम थाने में जाकर
रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। लेकिन जब हम रेडी थाने में पहुंचे तो वहाँ के जो इंचार्ज हैं उन्होंने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारी गलत फहमी है, और अगर जो कुछ हुआ भी है तो हम सिपाहियों को समझा देंगे और आगे से वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। देखिए ये तीनों जो हैं ये हेड कांस्टेबल हैं और ये वहीं पर फिलहाल में 2 अविनाश मीणा और राजू रेड्डी ये दोनों वहीं रेड्डी थाने में तैनात हैं। लेकिन दूसरा वाला है मान सिंह, इसका 1 साल पहले ट्रांसफ़र हो गया है मालखेड़ा थाने में, लेकिन फिर ये यहाँ से रेप करने के लिए वहाँ से यहाँ पर आता था। फौरन एसएसपी साहब ये सुनते हैं और ये सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि एसएसपी साहब ने क्या एक्शन लिया होगा? इतना बड़ा मामला हो गया, गैंगरेप का मामला हो गया, गैंगरेप में तो पुलिस एनकाउंटर भी कर देती है, पूरे देश में बवाल सा मच जाता है। अब आपको क्या उम्मीद है कि एसएसपी साहब ने क्या एक्शन लिया होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। अब आपने सोच लिया, अब मैं बताता हूँ। एसएसपी साहब ने एक बड़ा सा एक्शन लिया, तीनों को उठाकर, जो तीनों थे उनको सस्पेंड वगैरह कुछ भी नहीं किया, उनके ऊपर रेप का केस लगता है। लड़की ने इतनी लंबी कहानी बताई, इतना सब कुछ अपना दर्द बयां किया, तो एसएसपी साहब ने तीनों को फौरन पुलिस लाइन बुलाया और तीनों से कहा भाई तुम लाइन हाजिर हो गए हो। लाइन हाजिर का मतलब तुम पुलिस लाइन में रहोगे, यहीं पर रहकर अपनी ड्यूटी करोगी, तुम्हारी जितनी भी जो सैलरी वगैरह है वो सब कुछ चालू रहेगी, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम लाइन हाजिर हो, हम जांच पड़ताल करते हैं। ये सिर्फ खाना पूर्ति के नाम पर एसएसपी साहब तेजपाल सिंह ने इसको ये अपना जो फैसला था ये सुनाया और जो लड़की थी उसको उठाकर मेडिकल के लिए भेज दिया। फिलहाल में सिर्फ नाम को जांच पड़ताल चल रही है, क्या ये सब कुछ चल रहा है। एक लड़की जो नाबालिग थी, जब नाबालिग के टाइम पर उसके ऊपर रेप का केस लगा, लेकिन फिलहाल में अभी पता चला है, अभी खबर आई है डायरेक्टली की अभी खबर आई है कि उन लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। पहले केस दर्ज नहीं किया गया था, लेकिन अब केस दर्ज किया गया है, रेप का केस, और उसमें पॉस्को भी लगाई गई है। अब देखना ये है कि उन तीनों पुलिस वालों को एक सज़ा मिलती है या फिर नहीं मिलती, या फिर बस उनको जाने दिया जाएगा। लेकिन कितनी हैरान करने वाली घटना है, क्या एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीनों पुलिस वाले ऐसे निकले जिन्होंने गैंगरेप किया और एक नाबालिग लड़की के साथ, वो भी ब्लैकमेल कर कर। तो इसीलिए किसी के ऊपर भी आप विश्वास ना करें, किसी के ऊपर भी भरोसा ना करें। अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो आप सबसे पहले पुलिस के बड़े अधिकारियों तक जाएं। देखिए छोटे कुछ भी हो, छोटे आपके साथ कुछ भी करें, लेकिन बड़े अधिकारी जो होते हैं वो बिल्कुल एकदम सुलझे हुए होते हैं। मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ कि आप उनके पास जाएं, लेकिन एसएसपी साहब को थोड़ा बड़ा एक्शन लेना था। हमें उम्मीद ये थी कि आप थोड़ा बड़ा एक्शन लेते, उनको फ़ौरन सस्पेंड करते। आप लोगों ने इस वीडियो को सुना है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को इतना शेयर करेंगे थोड़ी बहुत वायरल हो जाए और लोग, जो पुलिस है, इन तीनों को कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाए, क्योंकि इस अगर मामले को दबा दिया जाता है तो इस पर एक्शन नहीं होता। जिस लड़की के साथ 2 सालों तक हैवानियत हुई, दरिंदगी हुई, उन लोगों को सज़ा तो मिलनी चाहिए। आप इस पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोज़ में कमेंट किए थे उनके जवाब देते हैं। फिलहाल में जो जुल्फ़िकार भाई हैं उन्होंने कमेंट किया था कि माज़ भाई आपकी तबीयत कैसी है। तो जुल्फ़िकार भाई मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मतलब फ़िलहाल में थोड़ी बहुत तबीयत ठीक हो गई है। और नाजिम भाई ने बोला था अस्सलाम वालेकुम कैसे हो, तो वालेकुम अस्सलाम नाजिम भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हो। तो जितने भी लोगों ने कमेंट किए थे, डायनामो ने बोला था हाय भाई, 2-3 वीडियो में इन्होंने हाय लिखा था, मैंने इसका जवाब दिया था। बिल्कुल डायनामो भाई आप कैसे हैं बताइए। तो बाकी जितने भी जल्दी से आप भी, और अगर आपको भी कुछ बोलना है तो नीचे जाकर कमेंट्स कर दीजिए जल्दी से, अगली वीडियो में आपका भी नाम लिया जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।